नमस्कार, वेलकम टू लेटेस्ट अपडेट्स ऑन ओल्ड पेंशन। हाल ही में क्या, ठीक 2 दिन पहले सरकार ने एक नई योजना, नई पेंशन मीन्स एक हाइब्रिड मॉडल बोलें या किस तरीके का मॉडल इसको कहें, एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की। और जिसको पढ़ने के बाद में अधिकतर लोगों को ये लगने लगा है कि यार एनपीएस इससे तो लाख गुना ज़्यादा अच्छी स्कीम है। सरकार ने ऐसा क्यों किया, सरकार क्या चाहती है, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम देना इतना आर्थिक बोझ सरकार के लगता है या वाकई में है, एनपीएस में सरकार को क्या फायदा या नुकसान है और यूपीएस से सरकार क्या करना चाह रही है। जिस तरीके से हमने यूपीएस के बेनिफिट्स देखे उसके बाद में एक चीज तो अच्छे से क्लियर हो गई कि हाँ, सरकार ने यूपीएस की जो योजना बनाई है वो कर्मचारी वर्ग को कहीं का न छोड़ने के लिए मीन्स इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए योजना तैयार की है कि कर्मचारी अल्टीमेटली जो हो एनपीएस पे स्टक रहे, ओपीएस को भूल जाए। लेकिन क्यों ना कर्मचारी वर्ग उन सरकार को एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे दे कि यार आप हमारी पेंशन ही बंद कर दीजिए ना। मतलब इतनी क्या दिक्कत हो गई है, इतना आपके लोगों के पास में पैसे की कहाँ कमी आ गई है। और अगर इतनी पैसे की कमी है तो हम देश निर्माण में, हम राष्ट्र निर्माण में क्यों ना अपनी पेंशन बंद करवा लें। जितनी चीज़ें, जितना कंट्रीब्यूशन आप आज की डेट में हमें दे रहे हो और हम अपने कंट्रीब्यूशन से, जहां तक मुझे लगता है हमें तो अपनी कंट्रीब्यूशन की जरूरत ही ना पड़े। मैं ये हाइपोथेटिकल विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं, हाइपोथेसिस समझ लीजिए इसको एक तरीके से, ये विचार आपके सामने रख रहा हूं और ये प्रपोजल जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिसका बैकग्राउंड केवल और केवल यही है कि हम बार बार आज तक बोलते हैं कि एनपीएस सरकार के लिए बहुत महंगी योजना है, ओपीएस बहुत सस्ती योजना है, जिसे पता नहीं भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार, इवन वो आरबीआई का नाम लेकर के भी, आरबीआई के गवर्नर से मंत्री मिनिस्टर्स का कहना, तो हम चलो उन चीज़ों को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते क्योंकि लीडरशिप में तो चलो ये चीज़ें बोल दी जाती हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट बॉडीज से, एक रिस्पॉन्सिबल बॉडीज से ये बुलवाया जाना है, उनका बोलना कि ओपीएस दिया जाना कर्मचारियों को आने वाले समय में भारत सरकार को कंगाल बना सकता है। ये हमें कहीं से भी धरातल पर दूर दूर तक इसका औचित्य समझ में नहीं आता। इसका रीजन हम साफ साफ आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, मीन तीन केस हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अगर ये पैसा हमारे पास में हो और सरकार हमें ये बोल दे, जैसा कुछ एक इंस्टीट्यूट्स में, कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स में, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स में, भारत सरकार की कुछ पीएसयूज में ये फॉर्मूला ऑलरेडी चल रहा है। और फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं वो नहीं है कि गवर्नमेंट उनको एक छोटी सी नॉमिनल सी पेंशन, फैमिली पेंशन के नाम पर उनको पेंशन देती है। इसके अलावा उनको हर महीने ईपीएफ की फॉर्म में, जिस तरीके से हमारे सीपीएस में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जाता है, उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन दे करके उससे कर्मचारी ने कुछ कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट का उसमें कुछ दूर दूर तक औचित्य मीन्स रोल जो है वो नहीं रह जाता। क्या ये प्रासंगिक है कि सरकार अपनी तरफ से पेंशन देना बंद कर दे और जो आज की डेट में हमें जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है वो हमें कंटिन्यू करती रहे, उससे हम अपना पेंशन फंड जुगाड़ लें। हम एक चीज आप लोगों को बार बार समझा देना चाह रहे हैं और हमने हमेशा से आप लोगों के साथ में ये चीज डिस्कस की है, हमेशा से डिस्कस की है कि क्या सरकार को ओपीएस इतनी ज्यादा महंगी लगती है हमारे लिए और एनपीएस जो है वो इतनी ज्यादा इजी है। तो हम केवल एक सेंटेंस में इस चीज को क्लियर कर दें, एनपीएस सरकार के लिए बहुत महंगी स्कीम है। कैसे है? अगर कोई कर्मचारी एनपीएस में मींस एनपीएस के लिए एंटाइटल्ड है 2004 से पहले और 2004 के बाद में भी कुछ जिनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकली थी, जिनको कोर्ट ने उनको अधिकार दिया है, चलो अभी तक कैसे सेटल हुए। एनपीएस में अगर देखें तो किसी भी कर्मचारी को सरकार डे 1 से, जिस दिन उस कर्मचारी का, उस अधिकारी का इंडक्शन हुआ है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक उसी दिन से उस कर्मचारी को पेंशन के नाम पर, हम ये नहीं बोल रहे पेंशन दी जाती है, पेंशन के नाम पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने लग जाती है। और वो कंट्रीब्यूशन उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एवरेज 25 ईयर्स की एज के अंदर गवर्नमेंट सर्विस में अगर आ गया है तो आप +35 पे वो सुपर एनुएशन की डेट उसकी होगी, मींस 60 ईयर्स तक की। इन 35 सालों के लिए गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन उस कर्मचारी को, उस अधिकारी को देते चले जाएगी। कितने साल तक कंट्रीब्यूशन भरा गवर्नमेंट ने? 35 साल तक। और यही बेसिस है हमारा आज के सेशन का, हमारा यही बेसिस है कि क्यों एनपीएस गवर्नमेंट के लिए एक महंगी स्कीम है, ओपीएस जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत सस्ती स्कीम है। स्टिल कर्मचारी इससे नाराज क्यों है? सही नाराज है
लेकिन नाराजगी का कारण भी है क्योंकि आपने हमें ठीक 3 दुकानें बता दी कि आपको अपना पैसा जो है वहीं पर जाके रखना, आपको अपना सामान वहीं से जाके खरीदना है। और वो जो दुकानें हैं, वो जो समझ लीजिए हम दुकानों का नाम अगर इसको मीन से एक तरीके से पैरेलल में अगर बोलें, वो अगर कंपनीज हैं तो उनके जो परफॉर्मेंस है, हालांकि वो ठीक है, बहुत ज़्यादा सेफ फंड्स हैं वो मार्केट में, पेंशन फंड्स के नाम से वो इतना ज़्यादा परफॉर्म करते ही नहीं है 10% से ज़्यादा। तो उस एनपीएस स्कीम में कर्मचारी का जो पैसा है वो ऑलरेडी बहुत धीमे से बढ़ रहा है, लेकिन हम उस पैसे को अगर हमारे हाथ में हो, उस पैसे को हम 10 गुना 100 गुना भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ओपीएस में इसको पहले कंपेयर कर ले, यहां पर 35 साल तक गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ओपीएस में भी गवर्नमेंट अपने पास से पेंशन देती है जो कि 60 साल के बाद में देना शुरू होगी। आप समझिए कि किसी कर्मचारी का हमने पे मैट्रिक्स लेवल 7 से एक एग्जाम्पल लिया है। और हम आपको एक चीज बता दें, यहां पर उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने अभी क्या एग्जांपल ले रहे थे कि एनपीएस और ओपीएस में से कौन सी स्कीम जो गवर्नमेंट के लिए महंगी पड़ रही है। ओपीएस में सरकार अपनी पॉकेट से आपके 60 साल की उम्र होने पर, 60 की उम्र होने पर आपको कुछ देना शुरू करेगी। और कुछ क्या, आपकी बेसिक का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस, ठीक है, ये देना शुरू करेगी। अब समझिए, कब आप 25 साल की एज में आए सर्विस में, लेकिन 35 साल के बाद में आपको शुरू किया। एनपीएस में 25 साल के एज में आप आ गए, सरकार के पास में सर्विस में आ गए, आपको डे 1 से यानी फर्स्ट मंथ से गवर्नमेंट ने आपको, सरकार ने आपको अपनी तरफ से पेंशन फंड के नाम से कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। आप समझिए आज की डेट का मतलब 26 अगस्त 2024 की डेट को किसी का इंडक्शन हुआ, किसमें भाई, गवर्नमेंट सर्विस में, जो कि कब जाकर के रिटायर होता है, मान लीजिए उसकी एज हो जाती है 59 के अंदर जाकर के उसकी 60 एज होती है, 60 एज में समझ लीजिए तो 36 साल तक कर्मचारी जो हो वहां पर रह गया, सरकार में मीन से सर्विस के अंदर रह गया। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, पहले मंथ में अगर हम आज की डेट में पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर किसी का इंडक्शन हुआ, जिसकी बेसिक 44,900, जिसका डीए 22,450 है, जिसका बेसिक प्लस डीए जो हो 67,350 रुपीज होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यानी आपका कंट्रीब्यूशन उसमें 6,735 का है। गवर्नमेंट अब कहने जा रही है कि साहब हम अपना कंट्रीब्यूशन जो है क्लियर नहीं किया है। उनके प्रवक्ता ही आकर के बोलते हैं वो ओपीएस में देंगे कि एनपीएस में देंगे। ओपीएस में 18.5% देते हैं तो हमें कोई मतलब ही नहीं रह जाता, लेकिन कोई बड़ा फेर नहीं पड़ने वाला। अगर हमने 18.5% से भी इसको कैलकुलेट किया तो ये लगभग 20,000 के करीब अमाउंट आता है। हम आपको इससे बहुत बड़ी बात करना चाह रहे हैं। आप देखिएगा, इस कर्मचारी को जो एनपीएस में इंडक्ट हुआ है उसको ये पहले मंथ वाला गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन या आप दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है कब मिलेगा जी, 35-36 साल के बाद में, जब वो रिटायर होगा। 35-36 साल के बाद में अब आप चक्र देखिए, ये वाला कॉलम तो आप देख लीजिए कि भी जो पेंशन फंड जो आपका चल रहा है, मीन्स जो आप पेंशन फंड से जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है 10% के हिसाब से, 20 साल की सर्विस की आपने तो लगभग 1.5 लाख रुपए बनेगा, 25 साल की सर्विस में 2 लाख रुपए बन गया, 30 साल की सर्विस में 3.5 लाख रुपए बन गया, 35 साल की सर्विस में 5.5 लाख रुपए बन गया। यानी कि जो सरकार ने आपको पैसा दिया वो और आपका कंट्रीब्यूशन मिला करके आज के कब 35 साल के बाद में 5.5 लाख रुपया वो उसकी अमाउंट बन जाती है, वो केवल 10% के हिसाब से। अभी तो गेम अलग, वो समझिए आप, आपके हाथ वाला गेम समझिए, तो गवर्नमेंट के हाथ वाला 5.5 लाख रुपया अगर आपने 35 साल तक उसको इन्वेस्ट करके रखा तो वैसी बात करके रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट आज की डेट में क्या कर रही है, हम आपको 5 के 35 साल के बाद में 5.5 लाख रुपए नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई, क्या रीजन है, मुझे हमें समझ नहीं आया कि भाई आपने, और सोचिए ये तो हमने 10% से बताया, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट आपको यही नहीं दे सकती। तो इसके उलट में अगर हम ये कहें सरकार को कि आप साहब ये पैसा हमें दे दीजिए, आप क्या करोगे जी, आप ऑब्वियस सी बात है, आप भी तो गवर्नमेंट हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहती है तो हम भी उसको हमारे देश की अर्थव्यवस्था में लगाएंगे। उसी पैसे को अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाला, आप देखिए, आप बोलोगे सर मार्केट बेस्ड बात करने लगे तो मार्केट में तो फिर ये भी सेफ नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, सेफ फंड है लेकिन 100% तो सेफ कुछ भी नहीं है। आप ये चीज समझ के रखिए। आप बोलोगे कि साहब हम तो रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क तो लाइफ में हर जगह पर है। आप बाइक चला रहे हो उसमें भी रिस्क है, आप कार से चल रहे हो उसमें भी रिस्क है, आप पैदल चल रहे हो उसमें भी रिस्क है, आप कमरे के अंदर बैठे हो भाई उसमें भी रिस्क है। तो हम कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको नहीं बता रहे, हम आपको सिंपल सी एक चीज कह रहे हैं कि आपको कोई भी म्यूचुअल फंड, और मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूं, जो कि सेफेस्ट फंड होते हैं, उनमें अगर मिनिमम 18% का भी रिटर्न अगर आपको मिला, वो अमाउंट जो पहले वाला, जिसकी आपको पहले महीने के लिए आपको क्या मिलनी चाहिए, पेंशन मिल सकती है, मिलनी चाहिए, वो पहले महीने में 5.5 लाख रुपया हो जाएगा केवल 20 साल के अंदर।
केवल 20 साल के अंदर, और केवल 1 महीने की कंट्रीब्यूशन हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर यही पैसा आपका 5 साल और रहा, जो कि गवर्नमेंट ने अब शर्त रख दी है आपकी कि हम वीआरएस की कंडीशन गवर्नमेंट ने रख दी है आपके पास में, और जब आप फ्री छोड़ दोगे तो आपके पास में वीआरएस की कोई कंडीशन रहनी नहीं चाहिए। चलो 18-20 साल आप रख सकते हो अदर फैसिलिटीज के लिए। वही अमाउंट आपकी 25 साल में 12.5 लाख रुपए, यानी पहले महीने की जो आपको पेंशन जाएगी वो जो अमाउंट है वो 12.5 लाख रुपए बन गया, यानी 12.5 लाख रुपए आपकी पेंशन बन सकती है। आप कहोगे कि साहब अगले महीने का क्या, वो भी बताते हैं अभी हम। अगर 18% के हिसाब से उन्होंने उसी पैसे को 30 साल के लिए रख दिया, यानी अपना 30 साल की जॉब की, हम तो अटके हुए हैं केवल वीआरएस पे, 30 साल की आपने जॉब कर ली तो वो पैसा लगभग 30 लाख रुपए, और 35 साल की जॉब कर ली अगर आपने सर्विस दे दी तो वही पैसा 65 लाख रुपए। कहने का मतलब अगर जो एम्प्लॉय पूरी 35 साल की सर्विस रेंडर कर रहा है, उसको वो पहले महीने का कंट्रीब्यूशन सेफेस्ट किसी म्यूचुअल फंड का 30 साल में 35 साल के अंदर इससे कम रिटर्न कोई दिखा दे, हम मान जाएंगे। ये सेफेस्ट फंड्स की हम बात कर रहे हैं। इवन आप रिस्क से रिस्की फंड्स की बात कर लोगे तो भी इतना कम नहीं जाएगा भाई। इसका मतलब आपके पैसे के साथ में क्या हो रहा है, जो फंड मैनेजर्स है वो क्या कर रहे हैं, 18% के साथ में अगर आपका पैसा 35 साल के लिए 1 महीने के कंट्रीब्यूशन आपकी अगर आपकी और सरकार की पड़ी रही 65 लाख रुपए, इसका मतलब आज के 65 साल में आपके 35 साल के बाद में वही पैसा दूसरे महीने क्या करोगे, दूसरे महीने गवर्नमेंट ने जो भी कंट्रीब्यूशन देगी आपको, साहब उसका टाइम कम हो गया, कैसे हो गया भाई, वो तो आपको उसको नेक्स्ट मंथ में मिलना है। इसका मतलब साफ है कि आज की डेट में और ये कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ाई न जाए, आप सोचिए जो कि कंट्रीब्यूशन बढ़ती है आज की डेट में, मैं मैट्रिक्स लेवल 7 पे आता हूं, मेरी कंट्रीब्यूशन और सरकार की कंट्रीब्यूशन मिलकर के 28,000 रुपए पर मंथ की हो रही है। हमने तो केवल 20,000 रुपए देखी, यहाँ पर 19-20,000 रुपए, जो कि 18.5% के बाद में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप सोचिए हमने इसको स्टेशनरी रखा, एकदम से फिक्स रखा है, कहीं पर कुछ नहीं चढ़ा। इसके बावजूद भी आपको हर महीने की 65 लाख रुपए का आपका कॉर्पस पेंशन के रूप में आपको मिल सकता है। और ये हमने सेफेस्ट फंड बताए हैं। और सेफेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है, 35 साल में ऐसे फंड्स भी हैं जो कि 40%, 45%, 50% रिटर्न भी देते हैं, 60% रिटर्न भी देते हैं। 30% में तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी कि भाई 20 साल के लिए 20 साल में 38 लाख रुपया हो गया, 30 साल के अंदर वही पैसा आपका 1.5 करोड़ हो गया, 25 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपया हो गया, 30 साल के अंदर 5.5 करोड़ रुपया हो गया, और 35 साल के अंदर वही पैसा आपका 20 करोड़ हो गया। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये ऐसा है? क्या हम आपको कोई मतलब सपने दिखा रहे हैं कि आपकी पहले महीने की कंट्रीब्यूशन, केवल पेरोल पहले महीने की कंट्रीब्यूशन इतने सालों के अंदर, और हम ये कोई हवा में नहीं बता रहे हैं, हर एक कैंडिडेट आप अपने मीन्स जो भी आजकल SIP कैलकुलेटर्स आते हैं उनमें सब में डाल करके देख लीजिएगा आप ईयर के हिसाब से। ये हमने 1% भी हेराफेरी नहीं किया, 10-20 लाख रुपए कमी डाले यहाँ पर, ठीक है ना, पॉइंटों में हमने हेराफेरी करी है और कमी डाला है हमने। 19.5 करोड़ रुपए, 19.5 करोड़ रुपए केवल और केवल आज के वन टाइम 20,000 रुपये डालने से 35 साल के लिए 30% की रेट से हो सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट को कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? इसका मतलब अगर गवर्नमेंट जो बार बार कह रही है, गवर्नमेंट के कई मीन्स से उसके पीछे जो हैं वो क्या बोले हम क्लेम्स हैं कि भाई गवर्नमेंट तो डायरेक्टली तो नहीं बोलती, अगर हम भी आपस में डिस्कस करें कि यार मार्केट गिर जाएगी हो जाएगी तो ठीक है ना, गवर्नमेंट हमें बाउंड कर दे कि भैया एक ऐप जितने लोगों ने बना रखे हैं, पेटीएम ने बना रखे हैं, ग्रो ने बना रखे हैं, SBI कैप सिक्योरिटी ने बना रखे हैं, गवर्नमेंट अपना एक ऐप बना ले और शायद है भी उनके ऐप, और हमें बाउंड कर दे कि आपका पैसा जो है वो आप अपने हिसाब से लमसम जो है वो कैसे भी कीजिए, SIP कीजिए, उसको लमसम कीजिए, इस पैसे को आप बाहर नहीं निकाल सकते। साल के पूरे लाइफ टाइम के अंदर हम आपको 3-4 बार, जो कि NPS में भी आपको जो सुविधा दे रखी है उसके हिसाब से जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी, घर बनाना होगा, बच्चों की शादी करनी होगी, तब आप निकाल पाएंगे। लेकिन हमने ये केवल 1 महीने का कंट्रीब्यूशन आपको बताया था। अब आप देखिए कि अगर यही कंट्रीब्यूशन आपका हर महीने चलता रहे, अगर यही कंट्रीब्यूशन आपका हर महीने चलता रहे, तो हम ऊपर से शुरू करेंगे। अगर 30% का रिटर्न आपको, अगर आप उस पैसे को डालते हैं, अब 20,000 रुपये हर महीना, हमने बढ़ाया भी नहीं है इस कंट्रीब्यूशन को, केवल और केवल 20,000 रुपया हर महीना, जो कि बढ़ेगा। वैसी बात है आपकी हर साल बेसिक जो है वो लगभग 3% के करीब बढ़ जाती है, हालांकि आजकल तो फिक्स कर रखा है लेकिन लगभग 3% के हिसाब से बढ़ा रखी है। DA जो है वो भी 5 से 6% बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल मिलाकर के यही जो कंट्रीब्यूशन आपका हर साल जो हो 10% के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। स्टिल उन्हें उसको सेम रखा है, आप हर साल हर महीने उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते चले जाएंगे 20-20 हज़ार रुपये को। 30% का अगर आपका रिटर्न आता है, और देख सकते हैं आपको कौन कौन से फंड्स जो हैं रिटर्न देते हैं। बहुत सारे फंड्स बन रखे हैं भारत में। भारत ग्रोइंग मार्केट है अभी तक, अगले 50-60 साल 70 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 50-60 साल के बाद में ये 20% वाला रिटर्न आया करेगा, अभी तो फुल रिटर्न मिल रहा है। 30% के रिटर्न के साथ में ये अनबिलीवेबल अमाउंट होता है जिसने 35 साल की सर्विस जो है वो रेंडर कर दी। 2,500
करोड़ रुपया कम लिखा है हमने, 100 करोड़ रुपया तो ऐसे ही उड़ा दिया, कम बोला हमने, लिखा तो ठीक है। 25 साल की सर्विस 30 साल की सर्विस के अंदर 600 करोड़ रुपया, 25 साल की सर्विस के अंदर 135 करोड़ रुपया, 20 साल की सर्विस के अंदर 30 करोड़ रुपया। तो कहाँ दिक्कत है भाई? गवर्नमेंट समझ क्यों नहीं रही इन चीज़ों को? हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग बार बार जिनको गवर्नमेंट की तरफ से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिनको गवर्नमेंट के इन टीवी न्यूज चैनल की तरफ से प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है बात करने के लिए, आप क्रॉस काउंटर कीजिए ना। जो प्रवक्ता वहां पर आते हैं, चाहे से कोई स्पेशलिस्ट आता है, अर्थशास्त्री आता है, मीन्स जो इकोनॉमिक्स का जो ज्ञाता आता है, चाहे से बाहर से हैं या सरकार की तरफ से हैं, आप उनको काउंटर कीजिए ना इन चीजों के ऊपर। 25% रिटर्न के साथ में आप रिटर्न देखिए, आप ठीक है ना, 20% के साथ में रिटर्न देखिए सालाना, मतलब ईयर के हिसाब से आप 10-20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 18% के साथ में आपको वो रिटर्न देखिए। और ये रिटर्न कम नहीं होता है, ये रिटर्न कम नहीं होता है। मतलब सोचने में ये आपको इस तरीके से लग रहा होगा जैसे कोई रियल एस्टेट वाले मार्केट के अंदर जो है ना फ्लैट बेच रहे होते हैं, और कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला इंश्योरेंस बेच रहा होता है। हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं कि भैया आप उसका पर्टिकुलर फंड खरीदिए। बहुत सारे फंड्स हैं हमारे, ये फंड्स जो हैं एकदम से आप कहो कि साहब एकदम से सेफ फंड, इन फंड्स के साथ में भी प्लस माइनस हो सकता है, इनके साथ में भी हो सकता है, लेकिन वो टेम्पररी होगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट आपका कोई फंड जो है वो माइनस में आ गया, या हमने 30% के सपने दिखा दिए, 10% के सपने दिखा दिए। भारत तो ऐसा मार्केट है जिसमें ये समझ लीजिए कि चीज़ें जो हो आने वाले समय में बढ़ने ही बढ़ने वाली है। एम्प्लॉई को अगर आपने, गवर्नमेंट ने अगर खुली छूट दे दी कि साहब हम तो नहीं दे सकते जी आप पेंशन, मतलब आप अभी भी हमारा कहने का कोई मीनिंग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट को ये कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा देनी पड़ रही है। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर गवर्नमेंट हमें यही ओपीएस, अगर गवर्नमेंट इस पैसे को रख करके हमें ओपीएस के रूप में देना चाहे तो आराम से दे सकती है भाई। आप कौन सा मार्केट गिनाना, आप कंटिन्यू कीजिए ना अपना कंट्रीब्यूशन जो है, जो आप यूपीएस लेकर के आए हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू कीजिए। तो फिर दिक्कत कहाँ हो गई? फिर कर्मचारी इसको एक्सेप्ट नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं यूपीएस को? अरे यूपीएस में आपने इतनी खामियां रख दी, आप कह रहे हो साहब वीआरएस जो है उसके लिए आपने क्वालिफाइंग सर्विस, और वीआरएस के लिए नहीं, रिटायरमेंट के लिए एक तो आपने क्वालिफाइंग सर्विस रख दी 25 साल की। कोई एम्प्लॉय जो है वो 40 साल की उम्र के अंदर आया है उसके अंदर, तो आपने उसके लिए तो कुछ रखा ही नहीं। चलो ठीक है जी, वीआरएस के लिए आपने सबसे बड़ी बात देखी, आप 25 साल की वो क्वालिफाइंग सर्विस रख दी। और 25 साल के बाद में जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि आप उसको केवल प्रिजनर है वो जाने देंगे उसको, लेकिन देंगे कुछ भी नहीं। मतलब उसकी पेंशन जो है वो, मान लीजिए ये 50 साल की उम्र में निकल जाता है यहाँ से 25 साल की सर्विस करके, 10 साल तक उसको पेंशन नहीं मिलेगी, और 10 साल के बाद में उस कर्मचारी का पता ही नहीं है कि वो जिएगा कि नहीं जिएगा। हम बार बार कहते हैं ओपीएस के अंदर एवरेज आप कभी भी निकाल लीजिए, कहीं से भी डेटा ले लीजिए किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, मतलब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में एवरेज एज का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है बोलना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं। आप अपनी अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कोई मान सकता है कि साहब मैं इंडिविजुअल में 90 साल जीऊंगा, 80 साल जीऊंगा, लेकिन भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने 70 साल भी ज्यादा बता दी, 70 ईयर्स। यानी कि सरकार 10 साल से ज्यादा किसी कर्मचारी को ओपीएस नहीं देगी किसी भी सूरत में, पॉसिबल ही नहीं है एवरेज अगर निकालोगे तो। और एनपीएस 35 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल, 38 साल भी, 22 साल की उम्र में भी लोग जब सर्विस में आ जाते हैं, 22 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति सर्विस में आ गया है तो आप देखिए उसको एनपीएस में कंट्रीब्यूशन 38 साल के लिए कहां से आ रहा है भैया आपके पास में पैसा? इतना पैसा आपके पास में एनपीएस में देने के लिए आ रहा है, लेकिन आप उसी का आधा पैसा आप ओपीएस में नहीं दे सकते। कोई भी बताए, हमें बताए, हम आ जाते हैं भैया आपके पास में, हम बोलेंगे कि साहब हम छोटे आदमी, अगर हमें गलत प्रूव कर दीजिए अगर ऐसा है तो, और अगर हम गलत हैं तो आप दे दीजिए, एम्प्लॉय के हाथ में ऐसा पैसा दे दीजिए, एम्प्लॉय अपने आप से उसको वो करेगा। एम्प्लॉय भाई कुछ इंस्टीट्यूट्स में, हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले काफी इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो कि मतलब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं या पीएसयूज हैं, जो कि अपना जो ईपीएफ के रूप में कर्मचारी को जैसे प्राइवेट कंपनी देती है उस तरीके से दे दिया, अब भैया आप उसका कुछ कीजिए जो भी कुछ आपको करना है। अगर इस तरीके से आप कर्मचारी को पैसा दे देते हैं तो कर्मचारी अपने हिसाब से सेफ फंड में, आप देखिए 18 से 20%, देखिए आप कॉर्पस कितना कॉर्पस होता है ये मंथली को। और हमने तो इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ाया नहीं भाई, हमने तो केवल वो रख दिया, एकदम फिक्स रख दिया कि 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आगे, जबकि आपको पता है कि हर 6 महीने में जो है वो कंट्रीब्यूशन जो बढ़ते चले जाना है। हर एक साल 20 जो 6 महीने के अंदर एक बार 3% बढ़ जाएगा, और साल के अंदर जो है वो 6% और बढ़ जाएगा, तो मिनिमम है 9%। तो ये कंट्रीब्यूशन बढ़ते बढ़ते सोचिए आप कितने करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो गवर्नमेंट को कहां से दिक्कत आ रही है, हमारी समझ से बाहर है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और जिन लोगों को प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं
वो मीन्स प्लेटफॉर्म का मतलब टीवी न्यूज चैनल्स पर प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, वो लोग कम से कम सामने की पार्टी से आने वाले, सामने पार्टी का मतलब जो सरकार में है वहां से आने वाले प्रवक्ताओं को कम से कम काउंटर तो कर सकें जब वो एनपीएस का बखान कर रहे होते हैं। तो हम आपकी किसी भी योजना को हम गलत नहीं बता रहे, चलो यार आपकी यूपीएस भी जिंदाबाद है, ओपीएस भी जिंदाबाद है, एनपीएस भी जिंदाबाद है, लेकिन हमारे पैसे को ही लेकर के आप उसकी दुर्गति करने में क्यों लगे हुए हैं? हमने जैसे कहा कि वीआरएस में 25 साल के बाद में आपको केवल जाने देंगे, आपको कुछ देंगे नहीं जी। इसके अलावा वीआरएस हो जैसे आप रूटीन इन्वेस्टमेंट हो, तो आप इसमें क्या दे रहे हो? 1/10 किसका भाई? हर 6 महीने का बेसिक प्लस डीए का 1/10, इसका मतलब लगभग 5-6 महीने की सैलरी बनती है आपकी। मतलब हमारा कॉर्पस हमने उड़ा दिया, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए हम कल बोल रहे थे भाई, मतलब हम किन को बोले? सरकार में पता नहीं आपने, मतलब हम ये इन चीज़ों पर तो सवाल नहीं उठाएंगे कि किनको ये चीज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो अनाउंस करनी चाहिए थी और किन्होंने की। चलो ठीक है भाई, आपके मतलब हैं तो आपके सरकार के ही मतलब प्रतिनिधि हैं, तो हमें हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम बोलें तो किसको बोलें? ये चीजें समझने की बात है, सरकार के समझने की बात है। और जितने भी टीवी न्यूज चैनल्स जो हैं वो बार बार जब भी कभी आप देखोगे टीवी न्यूज चैनल खोल, उनका प्रवक्ता एक रीडर जो है, कंसल्टिंग एडिटर हो जैसे उनका रीडर हो, एक ही बात बोलता है कि साहब ओपीएस में सरकार को इतना तगड़ा लॉस हो जाएगा। जी कहीं से भी नहीं है, पेपर पे तो उठाइए ना। सबको मैथमेटिक्स आती है, सबको इकोनॉमिक्स आती है भाई, सब लोगों ने इतनी बेसिक्स तो सबने पढ़ी है। आज की डेट में हर कोई व्यक्ति भारत में मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो आप सरकारी एम्प्लॉय को ही अगर आगे बढ़ा करके अगर उसे इन्वेस्ट कराना चाह रहे हो, सरकारी एम्प्लॉय के भरोसे ही अगर आप देश की अर्थव्यवस्था संभालना चाह रहे हो, सरकारी एम्प्लॉय की एक्सपेंडिचर पावर के थ्रू ही आपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है, तो उस सरकारी कर्मचारी की का इतनी मीन्स वो क्यों भाई आपने उसको इग्नोर क्यों कर रखा भाई? उसका तो कम से कम सम्मान बनता है। सम्मान तो मतलब हम कोई एक्स्ट्रा तिलक की बात नहीं कर रहे, उसका तो कम उसको सम्मान पूर्वक उसकी विदाई बनती है भाई ओपीएस के साथ में। और ओपीएस कौन बोल रहा है कि हमें एग्जैक्टली ओपीएस चाहिए? अरे हमें ओपीएस की आत्मा से मतलब आप इसका नाम रखिए कुछ भी, ओपीएस में जो जो बेनिफिट्स हैं वो कर्मचारियों को दे दीजिए। आपको जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो करना है वो कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कंट्रीब्यूट आप कराना चाह रहे हैं मार्केट के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जीपीएफ की तरह से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कॉर्पस का जितना भी उसके हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शन में हमारा कंट्रीब्यूशन बन रहा है, हमें रिटायरमेंट के समय वापस दे दीजिए, हमारा बात खत्म हो गई। क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा कि गोल गोल घूम करके इन चीजों को घुमा करके और फिर लास्ट में ऐसी चीज में 1.5-2 साल कमेटी बिठा करके ऐसी जगह पर लाके पटक दिया जाता है कि भैया अब कंपेयर करो कि भैया कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो वो ये वाली सिचुएशन आ जाती है भाई, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट, ये वाली सिचुएशन आ गई है। एक एक फूल की जो है एक पत्ती तोड़ते जाओ और वो इसको फेंकते जाओ, और वही वाली सिचुएशन में आपके अंदर ला दिया है कि भैया यूपीएस इज बेटर, एनपीएस इज बेटर, यूपीएस इज बेटर, एनपीएस इज बेटर। क्या करे कर्मचारी भाई, समझ नहीं आ रहा। अरे कर्मचारी काम करना चाहता है, स्ट्रेस फ्री होकर के अपना वर्क प्लेस पर काम करना चाहता है, वो अपना बेस्ट देना चाह रहा है। आपने उसको भविष्य की इस चिंता में डाल दिया है कि भाई मैं जिस दिन रिटायर हो जाऊंगा, जिस दिन से मेरा ऑफिस में जाना बंद हो जाएगा, चाहे मैं वीआरएस ऑप्ट करूं या मेरा सुपरएनुएशन पे मेरा रिटायरमेंट हो जाए, मेरी अगले महीने मेरी पेंशन मेरा घर के लिए, चलो हस्बैंड वाइफ ही हैं, हालांकि आज की डेट में जब लेट शादियां हो रही हैं, बच्चों की भी शादियां उस समय करनी होती हैं, हायर एजुकेशन उस समय चल रही होती है, कहाँ से लेकर के आऊँगा मैं? और कोई मांग थोड़ी ना रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, तो कोई एक्स्ट्रा बर्डन डालने की कहीं पर बात ही नहीं हो रही। भाई आपको इन फंड्स को ठीक से मैनेज करने की जरूरत है, आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, कर्मचारी को दे दीजिए, आप कह दीजिए, मैं कह रहा हूं आप कह दीजिए। और इस चीज को मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि 99.99% जो कर्मचारी वर्ग है भारत सरकार का, वो 100% इस चीज को एग्री करेगा कि हाँ जी हम इस चीज के साथ में एग्री हैं, आप हमें पैसा दे दीजिए जो भी कंट्रीब्यूशन बनती है आपकी तरफ से और हमारी तरफ से, और आप हमें बाउंड भी कर दीजिए कि आप भैया आपको हम पेंशन नहीं देंगे, हमसे एफिडेविट भरवा लीजिए आपसे, इसे हम कोई भी आपसे नहीं मांगेंगे, आप देख लीजिए इन चीजों को। और मैं कह रहा हूं मार्केट में इतनी कंपनियां उठ करके आपके पास में आ जाएंगी कि साहब ये अच्छा अनप्रेडिक्टेबल है, हम आपको गारंटी के साथ में लिख करके दे देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि भैया आप उनके साथ में चले जाइएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं मार्केट से इतनी कंपनियां उठ करके आ जाएंगी, जब उनको पता लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि भी मार्केट में एनपीएस के थ्रू मिनिमम आज की डेट में, और जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है, 60,000 करोड़ रुपया हर महीना इन्वेस्ट होता है एनपीएस के थ्रू। 60,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का, और जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयज ने भी इन्होंने इस स्कीम को ऑप्ट करके रखा हुआ है, या जो सेल्फ मीन्स जिन्होंने अपना बिजनेस कर रखा है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड ने भी 60,000 करोड़ रुपया, और जो कि हर साल हर महीने जो बढ़ता ही जा रहा है, 2-4-5-6% के हिसाब से हर महीने बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है ना। शुरू में 4-5 साल लगे थे इसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचने में, अभी आज की डेट में हर 6 महीने में आप इसको देखिएगा, हर साल भर में देखिएगा कि कितने 2-2 लाख करोड़ रुपए ये बढ़ जा रहा है। सोचो आप, हर अब तो 3-4 लाख करोड़ रुपए जो हो बढ़ जा रहा होगा हर 6 महीने के अंदर। 60,000 करोड़ रुपए की अमाउंट कम नहीं होती,
और उस पैसे को अगर आप ये कहें कि साहब हमने पैसा दे दिया, हम बार बार हमारा एक ही चीज़ पे पॉइंट है और जो कि हम डिस्कस वापस हम बार बार बता देना चाह रहे हैं, आपके पहले महीने की कंट्रीब्यूशन जो सरकार दे रही है एनपीएस में, वही आपको पहले महीने की पेंशन अगर देखी जाए, इसका मतलब नेक्स्ट मंथ की उसको भी 35 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, जो भी सर्विस आप जब छोड़ते हो आप, या सर्विस जिस भी एज पे आपकी सर्विस जो कंप्लीट होती है, मैंने जितनी भी आपकी एज के हिसाब से सर्विस कंप्लीट होती है, तो वो आपके उसी महीने के हिसाब से वो तो मतलब फिक्स रहेगा, उतना कॉन्स्टेंट है वो कांस्टेंट है भाई। वो अमाउंट जो है वो रेट के हिसाब से बढ़ ही सकता है, कम नहीं होगा वो। तो कहां से दिक्कत आ गई भी किसी को? निवेदन है जो भी अगर ये चीजें अगर किसी के पास पहुंचती हैं, और मैं यहाँ पर ये चीजें आप लोगों के साथ में क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो इस फिनांस मैनेजमेंट से, इस फिनेंशियल लिटरेसी, मतलब एटलीस्ट हम ये नहीं करेंगे कोई फाइनेंशियल इलिटरेट है सारे लोग, हम ये इतनी फिनेंशियल लिटरेसी सभी में आनी चाहिए कि हाँ, हमारे पैसे को अगर हमें दे दिया जाए तो हम बेहतर मैनेज कर सकते हैं। इनसे 10 मिनिमम 10 से मैक्सिमम 100 गुना तक हम इससे यहाँ पर अपना जो है वो कॉर्पस को जमा कर सकते हैं और उससे पेंशन पा सकते हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।